बुक ऑडियो में स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। अजीश नायर का उपन्यास फकीरा आपके लिए लेकर आया हूं। पिछले अंक में हमने जाना कि मुस्कान से कुसुम के बारे में पता चला। अतीत से बाहर निकलकर शिवन भी एक आम जिंदगी जीना चाहता था। उधर कावेरी उससे शादी के बारे में पूछ रही थी। आज आदर्श आया हुआ था। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। कितना निर्दयी है तू, तेरे मन में कुसुम को लेकर थोड़ी भी दया नहीं है। मैंने कहा, कई साल बीत गए उसको मरे, तब दुख था, पर अब नहीं है। वक्त के साथ सब ठीक हो गया। ऐसा नहीं है कि उसके पास रास्ते नहीं थे। वो पुलिस की मदद ले सकती थी, पर उसने बेवकूफी भरा फैसला लिया। शायद आदर्श सही था। अगर वो लड़ना चाहती तो लड़ सकती थी, पुलिस की मदद ले सकती थी, पर फिर भी उसने मेरी खातिर मौत को हंसते हुए गले लगा दिया। मेरे मन में उसके प्रति आदर का भाव हमेशा होना चाहिए। आदर्श अभी भी हमारे साथ बैठा हुआ था। इधर उधर की बातें कर रहे थे, पर मेरे मन से कुसुम निकल ही नहीं रही थी। शादी कर ले शिवन, आदर्श ने कहा। थोड़ा वक्त चाहिए मुझे, मैंने कहा। और कितना वक्त लेगा तू? पहले ही देर हो चुकी है, समझा कर, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैंने कहा। अगर शादी कर लेगा तो कुसुम की यादों से निकल जाएगा, आदर्श ने कहा। शायद आदर्श सही था, पर उसकी याद बहुत खूबसूरत है। इससे निकलना इतना आसान थोड़ी है। अगर उसकी यादों में दर्द है तो एक खुशनुमा एहसास भी है। अच्छा ठीक है, सोचता हूं, मैंने यूं ही कह दिया ताकि ये विषय बंद हो जाए। अच्छा फिर चलो घर, आदर्श ने कहा। हाँ चलो चलते हैं, मैंने बोला, और हम घर के लिए निकल पड़े। घर पहुंचकर हम बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे। बहुत दिनों के बाद महफिल सजी थी। आदर्श पुरानी बातों को याद कर रहा था और सभी यादें ताज़ा हो रही थीं। अतीत की बातें बहुत सुंदर होती हैं। बचपन में घटित घटनाएं सालों बाद सोचने पर चरम सुख ही मिलता है। ऐसी बहुत सारी बातें थी जो आदर्श कह रहा था और सब कुछ मेरी आंखों के सामने आ रहा था। बचपन से ही हम दोनों के बहुत ज्यादा मित्र नहीं थे। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी थे। हमारी दोस्ती मिसाल थी और यही कारण है कि यह दोस्ती आज तक टिकी हुई है। कितने साल बीत गए, पर हमारी दोस्ती वक्त के साथ गहरी होती चली गई। अच्छा चलो चलता हूं, आदर्श ने कहा। ठीक है, कल मिलना, मैंने कहा। जरूर, थैंक्स अम्मा, डिनर के लिए बहुत स्वादिष्ट था। अम्मा आदर्श की बातों को सुनकर मुस्कुराने लगे। रात के करीब 11 बजे हम सोने चले गए। नींद बहुत आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। थकावट और टेंशन की वजह से शरीर आराम की मांग कर रहा था, और यही कारण था कि नींद इतने जल्दी आ गई। पिताजी हमेशा कहते थे कि दिन में इतनी मेहनत करो कि रात में नींद के लिए मेहनत ना करना पड़े। वो सही कहते थे। मैं गहरी नींद में था और फिर से वही ख्वाब देख रहा था। इस बार कुसुम का चेहरा साफ साफ देख पा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो मुझे बाहों को फैलाकर बुला रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो अकेली है और मुझे अपने पास बुला रही है। मेरा चेहरा पसीने से लथपथ हो गया, सांस फूलने लगी। मैं उसे पुकारना चाह रहा था, पर मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। कुसुम, मैं जोर से चिल्लाया। अम्मा और कावेरी मेरी आवाज सुनकर मेरे कमरे में आए। क्या हुआ बेटा? अम्मा ने पूछा। उनके चेहरे में चिंता का भाव साफ साफ झलक रहा था। अम्मा, उस दिन का ही ख्वाब था। कुसुम मुझे बुला रही है, अपने पास बुला रही है। वो बेचारी अकेली है, उसे मेरी जरूरत है। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा था। शायद मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या कह रहा हूं। कहां बुला रही है? कहीं नहीं बुला रही बेटा। तू उसके बारे में इतना सोच रहा है ना, इसलिए ख्वाब देख रहा है, अम्मा ने मुझे समझाते हुए कहा। शायद अम्मा सही कह रही थी। मुझे उसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, पर मैं ऐसा कर नहीं पाता हूं। सो जाइए, अम्मा ने मेरे हाथों को थाम कर कहा। ठीक है। मैं बिस्तर पर लेट गया। अम्मा और कावेरी कुछ देर तक मेरे पास बैठे रहे और कुछ देर बाद वे भी जाकर सो गए। सुबह करीब 6 बजे अम्मा मेरे कमरे में आई, पर कमरे में मैं नहीं था। टेबल पर एक पत्र लिखकर मैं सुबह 4 बजे ही घर से निकल चुका था। पता नहीं क्यों सब कुछ अलग सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद ये दुनिया अब मेरे काबिल नहीं, या फिर मैं इस दुनिया के काबिल नहीं हूँ। जहाँ मोहब्बत को घृणा की दृष्टि से देखा जाए, वहाँ लोग नफरत के मुरीद होते हैं। बिना प्रेम की जिंदगी वास्तव में जिंदगी नहीं होती। अम्मा और कावेरी के कमरे से जाते ही मैंने उठकर चुपचाप एक पत्र लिखा। शायद मेरा इस तरह जाने का फैसला आप लोगों की नजरों में गलत होगा, पर मैं अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। शायद मुझ में अब विरक्ति आ गई है। शायद हो सकता है कि ये मेरी कमजोरी हो, पर मैं अब एक अलग जीवन जीना चाहता हूँ।
आशाओं ने मुझे हमेशा निराश ही किया। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, पर पता नहीं शायद भगवान ने मुझे किसी और काम के लिए ही चुना है। एक ऐसी जिंदगी अब मुझे जीनी है जिसमें मुझे किसी चीज की जरूरत ना हो और मैं लोगों के काम आ सकूं। कावेरी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हें एक बेहतर जीवन साथी जरूर मिलेगा। अगर मैं तुमसे शादी कर भी लेता तो शायद कभी तुमसे प्यार नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने तो सिर्फ कुसुम को चाहा है। मैं तुमसे शादी करके अभिनय नहीं करना चाहता हूँ। आकाश, तुम अम्मा और रिया का बहुत ख्याल रखोगे, मुझे पूरा विश्वास है। आदर्श, मुझे पता है तुम मुझे खोजने में अपनी पूरी ताकत लगा दोगे, पर आदर्श मुझे मत खोजना। मैं एक ऐसे सफर के लिए निकल पड़ा हूं जिसकी कोई मंजिल ही नहीं। बाकी सभी को मेरा प्यार। आप सबका शिवन कुमार फकीरा। 5 साल बाद सुल्तानपुर। 5 साल बीत गए लेकिन कोई मुझे खोज ही नहीं पाया। आदर्श ने बहुत कोशिश की होगी, पर अब वे सब थक चुके होंगे। आते वक्त मैं अपने मोबाइल भी वहीं छोड़कर आया था ताकि मोबाइल को ट्रैक करते हुए वे मुझे ढूंढ न लें। जिंदगी ने इस तरह मोड़ लिया कि मुझे जमशेदपुर से उठाकर पटना से करीब 50 किलोमीटर दूर एक गांव में पटक दिया। लंबे लंबे बाल और दाढ़ी के कारण अब मैं बहुत अलग सा देखने लगा था। यहाँ एक छोटी सी कुटिया में ही मेरा बसेरा था। जरूरतें कम हो चली थीं और अब इच्छाएं भी मर चुकी थी। आशाओं ने मुझे हर वक्त निराश ही किया था और अब मैं आशाओं से काफी दूर था। यहाँ लोगों की सेवाओं में ही वक्त गुजरता था। यहाँ लोग सिर्फ मुझे फकीरा के नाम से ही जानते थे। उन्हें यह नहीं पता था कि मेरा असली नाम शिवन है। खैर, अब इन बातों से क्या फर्क पड़ता है। मेरे गायब होने के बाद 1-2 अखबारों में गुमशुदगी की खबर छपी थी, पर फिर अचानक ये सब भी बंद हो गया। लोग वक्त के साथ सब कुछ भुला देते हैं, लेकिन ये मुझ पर लागू ही नहीं होता है। मैं आज भी कुसुम की यादों के साथ जागता हूँ और उसकी यादों के साथ सोता हूँ। अब जिंदगी उसकी यादों के साथ ही चल रही है। लोग यहाँ मुझे कोई जादुई और चमत्कारी शख्स समझ रहे हैं। उनकी कोई भी समस्या होती है, वे मेरे पास दौड़े दौड़े चले आते थे। मैं भी उनकी समस्याओं का हल निकाल कर दे देता था। शाम का मेरा वक्त यहाँ के बच्चों को पढ़ाने में निकल जाता था। बदले में कुछ पैसे और भोजन यहाँ के लोग देते थे। यहाँ की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। चमक दमक से निकला हुआ इंसान यहाँ जी नहीं पाएगा, पर मैंने यहाँ आसानी से बिना तकलीफ के एडजस्ट कर लिया था। जिंदगी में आप जितने भी पैसे या नाम कमा लो, लेकिन अगर मानसिक शांति ना हो तो पैसा, प्रसिद्धि सब कुछ व्यर्थ है। आप पैसे से सुकून नहीं खरीद सकते। सुकून तो शायद इच्छाओं को त्यागने में ही मिलता है। कुसुम के जाने के बाद मैंने पैसे और प्रसिद्धि बहुत कमाए, पर इसके बावजूद भी हर वक्त खुशी के लिए तरसता रहा और वो खुशी मुझे सुल्तानपुर गांव में आकर प्राप्त हुई। पता नहीं किस्मत मुझे यहाँ क्यों लाई थी, पर यहाँ आकर मैं बहुत खुश था। लोगों की सेवा करने से जो खुशी मिलती थी वो उन लोगों की तालियों से काफ़ी बेहतर है जो आपको परफॉर्मेंस के बाद बजाते हैं। वे तालियां तो एक छल था। भले मैं काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका था, पर वे लोग कभी मेरे जीवन से अवगत नहीं थे। उन्हें क्या पता था कि मैं किस मानसिक पीड़ा को झेल रहा था। यद्यपि कावेरी सच्ची थी, पर मैं उसके साथ शादी करके अभिनय नहीं करना चाहता था। बाबा, शाम को मेरी बिटिया का जन्मदिन है, आप जरूर आना, भोला राम ने मेरी कुटिया में आकर कहा। हाँ भोला राम, मैं जरूर आऊंगा, मैंने कहा। भोला राम चिंतित हुआ करता था क्योंकि उसकी 2 बेटी थी। आज भी समाज में लोग बेटे और बेटियों में भेदभाव करते हैं। भोला राम को यह डर था कि वो अपनी दोनों बेटियों की शादी कैसे करा पाएगा, पर मैंने भोला राम की सोच ही बदल दी। मैंने उसे बताया कि अगर तेरी बेटी पढ़ लिख लेगी और नौकरी करके खुद पर निर्भर हो जाएगी तो रिश्ते खुद आने लगेंगे। मेरे कहने पर भोला राम अब लड़कियों को पढ़ा रहा है और शाम को मैं इन्हें पढ़ा देता हूं। आखिर नियति ने शिवन को सुल्तानपुर क्यों भेजा था? क्या इसके पीछे कोई मकसद है? जानेंगे अगले अंक में। नमस्कार।